नमस्कार। कई बार हिंदी व्याकरण थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम वर्ण विचार के दो सबसे जरूरी हिस्सों स्वर और अयोगवाह को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। इससे आपकी परीक्षा की तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला की बिल्कुल बुनियाद से, यानी वर्ण से। फिर हम समझेंगे कि स्वर असल में होते क्या हैं। इसके बाद हम स्वरों के 5 अलग-अलग वर्गीकरणों को जानेंगे, अयोगवाह की एक खास दुनिया को समझेंगे और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी सवालों के साथ अपनी समझ को भी परखेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा सवाल। क्या कभी सोचा है कि हिंदी वर्णमाला की स्वतंत्र आत्माएं किन्हें कहा जाता है? सोचिए जरा। इसका जवाब हमें आगे इसी सफर में मिलने वाला है। तो चलिए अपने सफर का पहला कदम बढ़ाते हैं और समझते हैं वर्णमाला की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई, यानी वर्ण को। देखिए, भाषा में वर्ण वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अब इन्हें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। और यहीं पर हमारे पिछले सवाल का जवाब भी है। जैसा कि यहाँ टीचर नोट में लिखा है, स्वर ही वर्णमाला की स्वतंत्र आत्माएं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि व्यंजन वो हमेशा स्वरों पर ही निर्भर रहते हैं। अब जब स्वर इतने ही स्वतंत्र हैं, तो क्यों ना अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर लगाया जाए। आखिर ये स्वर हैं क्या? असल में ये वो ध्वनियां हैं जो हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के एकदम आजादी से बाहर आती हैं। इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। बस एक शब्द याद रखना है, स्वतंत्र। यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। सिंपल। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम ये देखेंगे कि इन स्वतंत्र स्वरों को भी अलग अलग आधारों पर कैसे बांटा जाता है। इनके वर्गीकरण के कुल 5 आधार हैं और यकीन मानिए, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर बनते ही बनते हैं। अच्छा, तो ये स्लाइड हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है। हम स्वरों को 5 आधारों पर परखेंगे। पहला, उन्हें बोलने में कितना समय लगता है। दूसरा, बोलते वक्त हमारी जीभ की पोजीशन क्या होती है। तीसरा, हमारा मुंह कितना खुलता है। चौथा, हमारे होठों का आकार कैसा होता है। और पांचवा, हवा सिर्फ मुंह से निकलती है या नाक से भी। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहला आधार है उच्चारण काल, यानी कि बोलने में लगने वाला समय। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ। और प्लुत स्वर में सबसे ज्यादा समय लगता है, जैसे जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। दूसरा आधार है जीभ की स्थिति। जब हम ई, ए बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा एक्टिव होता है, इसलिए ये अग्रस्वर हैं। वहीं उ, ओ, औ बोलने पर जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है, तो ये हुए पश्च स्वर। और हाँ, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। अ एकमात्र मध्य स्वर है। ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तीसरा आधार है मुख द्वार का खुलना। जैसे जब हम आ बोलते हैं तो मुंह पूरा खुलता है, इसे कहते हैं विवृत। और जब ई, उ बोलते हैं तो मुंह लगभग बंद सा रहता है, इसे कहते हैं संवृत। इनके बीच की स्थितियों को अर्धविवृत और अर्धसंवृत कहते हैं। अब आखिरी 2 आधारों को एक साथ देख लेते हैं। एक हमारे होठों से जुड़ा है और दूसरा हमारी सांस से। तो होठों की स्थिति के हिसाब से जब हम उ, ओ बोलते हैं तो होंठ गोल हो जाते हैं, इन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। और बाकी सभी अवृत्तमुखी हैं। और हवा के निकलने के आधार पर अगर हवा सिर्फ मुंह से निकले तो वो निरनुनासिक स्वर है, और अगर मुंह और नाक दोनों से निकले तो वो अनुनासिक है। स्वरों को तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसी खास ध्वनियों की जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही व्यंजन, ये कुछ अलग ही हैं। अयोगवाह, इस शब्द का मतलब ही है योग न होने पर भी जो साथ चले। ये बड़े ही दिलचस्प हैं। जैसा मैंने कहा, ये न तो स्वर हैं न ही व्यंजन। क्यों? क्योंकि ये अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते, इन्हें हमेशा किसी स्वर के सहारे की जरूरत पड़ती है। इनके मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। पहला है अनुस्वार, यानी अंग की बिंदी, जैसे पतंग में।
दूसरा है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, जैसे आंख में। तीसरा है विसर्ग, जो अह होता है और ह जैसी ध्वनि देता है, जैसे अतः में। और चौथा है आगत ध्वनि औ, जो अंग्रेजी भाषा से आई है, जैसे डॉक्टर शब्द में। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं और उन खास बातों पर ध्यान देते हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं। कुछ बातें हैं जो दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है। पहली बात, मूल स्वर सिर्फ 4 हैं, अ, ई, उ और री। बाकी सभी इन्हीं से मिलकर बने संधि स्वर हैं। और सबसे जरूरी नियम, सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष का मतलब है कि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे गले में स्वर तंत्रियों में एक कंपन या गूंज होती है। आप खुद अपना हाथ गले पर रखकर आ बोलकर देखिए, आपको ये कंपन महसूस होगा। ये टेबल एक तरह से हमारे लिए क्विक रिवीजन नोट्स हैं। मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ, जीभ के आधार पर अ मध्य स्वर है, होठों के आधार पर उ, ओ, औ वृत्तमुखी हैं, अयोगवाह न स्वर है, न व्यंजन, और सबसे बड़ा नियम, सभी स्वर सघोष होते हैं। सिर्फ सीखना काफी नहीं होता, उसे परखना भी बहुत जरूरी है। तो तैयार है? चलिए कुछ आसान सवालों से देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। पहला सवाल है, इनमें से मध्य स्वर कौन सा है? याद कीजिए, हमने इसे एग्जाम अलर्ट कहकर मार्क भी किया था। अगर इसका जवाब अ सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। अ ही एकमात्र मध्य स्वर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, डॉक्टर शब्द में कौन सी ध्वनि है? इसका सही जवाब है आगत ध्वनि यानी औ। ये अयोगवाह की श्रेणी में आती है। शाबाश। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, सभी स्वर होते हैं क्या? सही जवाब है सघोष। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। याद रखिए, व्याकरण में रिवीजन ही सफलता की कुंजी है, तो अभ्यास करते रहिए। अगर इस विश्लेषण से आपको मदद मिली हो तो इसे लाइक करें और आगे ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।